नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे देश में पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा छाया हुआ है। दिल्ली के पत्रकारों के घर तो पुलिस पहुंच ही रही है, अब जिले के पत्रकारों के घर भी पुलिस पहुंच रही है। पूर्वांचल के मऊ जिले में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। वहाँ के ब्रजेश यादव पत्रकार के घर भी पुलिस पहुंची और पत्रकार ब्रजेश यादव को गिरफ्तार कर जेल में डाला। अब पत्रकार ब्रजेश यादव के घर पर पुलिस फिर पहुंची है। अब उनकी जमीन की नापी करा रही है। पुलिस के निशाने पर पत्रकार ब्रजेश यादव का स्कूल और घर भी है। आइए ब्रजेश यादव की जुबानी सुनते हैं, क्या है पूरी कहानी। धन्यवाद सीबी न्यूज के संपादक रामजीत चंदन भाई। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला पूरा बताएं। मामला हम लोगों के जो समाज के अंदर जन आकांक्षाओं की चीजें हैं उसको निरंतर आज से नहीं 18 साल से 18 साल आप समझ सकते हैं कि जब तक एक बच्चा शिशु अवस्था से लेकर के सयाना हो जाता है तब से हम पत्रकारिता में हैं। तो हम लोग दैनिक जागरण से लगाया देश के प्रतिष्ठित अखबार जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में हमें काम करने का सौभाग्य मिला। अपने जनपद मुख्यालय के अलावा आज जहां बैठे हुए हैं इस आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर, बनारस मुख्यालय पर, गाजीपुर मुख्यालय तक हमने अपने पत्रकारिता के रूप में सेवा दी। ये सही है कि पत्रकारिता में घर से बाहर रहने की सेवा देने के बाद बाहर की चीजें खाने वगैरह से हमें रोग विकार का गाजीपुर में अपनी तैनाती के समय शिकार होना पड़ा और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ा कि अब चीजें ऐसे नहीं चल पाएंगी। फिर जिस समय मैंने 2016 में गाजीपुर जागरण छोड़ा उसी समय बुलंदावाज.com नाम से न्यूज पोर्टल का गूगल से रजिस्ट्रेशन कराया। जागरण के अलावा किन अखबारों में आप काम किए, कहाँ काम किए? दैनिक जागरण के अलावा हमने शुरुआत हिंदुस्तान अखबार में मऊ मुख्यालय से की। मऊ मुख्यालय में सन 2005 का भीटी चौरा हत्याकांड, 2005 का मऊ दंगा जैसे सेंसिटिव रिपोर्टिंग करने का काम किया हमने। उस दौरान कोई आरोप प्रत्यारोप कहीं से नहीं लगा। यह अलग बात है कि जब हम सच लिखेंगे तो सच किसी न किसी को तो तकलीफ पहुंचाएगा ही। ब्रजेश यादव पत्रकार मऊ के दंगों की भी रिपोर्टिंग किए हैं, ये चुनौती भरा हुआ था। जी बिल्कुल। और इसके बाद अमर उजाला में हम मऊ ब्यूरो से शुरुआत करके फिर अमर उजाला ने हमको मंडल मुख्यालय आजमगढ़ प्रमोट किया। आजमगढ़ आने के बाद यहाँ आप लोगों के साथ काफी कुछ किया गया। यहाँ चाहे तमाम चुनौतियों के बीच यहाँ भी रिपोर्टिंग की गई। इसके बाद हमें दैनिक जागरण से हमारे गृह जनपद से ऑफर मिला तो मैंने वहां ज्वाइन किया। कुछ दिन वहां रहने के बाद वर्ष 2014 में जिस समय मोदी जी काशी में चुनाव लड़ने आए थे उस समय जिलों से कुछ चुनिंदा रिपोर्टरों को बनारस मुख्यालय बुलाया गया था। उसमें मऊ जनपद से मेरा नाम था। वहां हम लोगों ने काफी फील्ड वर्किंग करके रिपोर्टिंग की और सही सूचनाएं अपने सीनियरों को पहुंचाया। पीएम मोदी का भी इन्होंने कवरेज किया था बनारस जाकर। और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद हमारे संपादक जी ने हमारी काबिलियत को देखते हुए दैनिक जागरण में ही गाजीपुर भेजा और गाजीपुर में भी करीब 1.5 साल तक हमने निष्पक्ष पत्रकारिता की। और अब हमें हास्यास्पद ये लग रहा है रामजीत भाई की इतनी मैच्योर पत्रकारिता, इतना अनुभवी होने के बाद कभी दामन पे कोई दाग नहीं लगा। और जब सोशल मीडिया का युग आया हमें लगा कि अब अपने गृह क्षेत्र में रह के जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन में कहा था कि वर्क फ्रॉम होम, और पीएम मोदी का खुद यूट्यूब चैनल है। अभी अपील किए थे और पीएम मोदी ने यह अहमियत दिखा दिया था कि यूट्यूब की पूरी दुनिया में क्या अहमियत है। उसी यूट्यूब और पोर्टल को ब्रजेश यादव ने 2016 में लॉन्च किया। जी और उसका बुलंद.com नाम, बुलंदावाज.com। तो हम बताएंगे कि 16 से लेकर के हम इधर भी पत्रकारिता उस पे कर रहे थे, खबरों को निष्पक्ष लिखते थे। जाहिर सी बात है कि गरीबों शोषितों पीड़ितों की बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं पुलिस से परेशान लोग रहते हैं, कहीं प्रशासन से परेशान रहते हैं, कहीं व्यवस्थाओं के शिकार रहते हैं। या तो फिर तेल लगाने वाली खबरें आप प्रकाशित करिए तब आपको पुलिस नहीं परेशान करेगी। तो हम लोगों चूंकि तेवर के पत्रकार रहे हैं, पूरे जिन जनपदों में हम लोगों ने काम किया तेवर के पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे हैं, तो हमारी तेवर की पत्रकारिता तो कभी नहीं जा सकती। उसके लिए चाहे जो सजा दे दी जाए। पुलिस आपके खिलाफ कब पीछे पड़ी? अब आते हैं उसी घटनाक्रम पे। वर्ष 2022 में मई का लास्ट वीक चल रहा था। मधुबन में एक थानाध्यक्ष थे इंस्पेक्टर सौरभ राय। उनकी निरंतर शिकायतों को मिलने के
बाद होने यह लगा कि जब वह थाने में लोगों को न्याय नहीं मिलने लगा तो लोग उच्च अधिकारियों के यहाँ जाने लगे। रात 8 बजे जब वो हमारे घर में धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं तो मेरी पत्नी संगीता यादव, जो कि उच्च शिक्षित महिला है, जो बीएड और एलएलबी है, स्कूल की प्रिंसिपल भी है, नहीं स्कूल का संचालन देखती हैं, वो मेरे अनुपस्थिति में स्कूल पे रखे संचालन देखती हैं। तो जो एलएलबी किया हुआ व्यक्ति है उसको कुछ न कुछ तो कानूनी ज्ञान होगा। वो थानाध्यक्ष महोदय दल प्रताप सिंह से पूछती है, रोकती है, जैसे वो पूछने लगते हैं कुछ उटपटांग बोलते हुए हमारे बारे में कि वो कहाँ है कैसे, जो पुलिसिया भाषा होती है। मैं उस चीज को नहीं बयान करना चाहता कि क्योंकि वो ये उनका संस्कार है और ये हमारा संस्कार ये है कि हम क्या करेंगे, उनके शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो मेरी पत्नी जब उनसे पूछती है कि थानाध्यक्ष महोदय या दरोगा जी आप ये बताइए कि मेरे पति को आप तलाश रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई सर्च वारंट है या कोई गिरफ्तारी वारंट है, और रात में 8 बजे आप दबिश नहीं दे सकते बिना किसी सर्च वारंट या वारंट के, और आपके साथ महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है, और मेरे घर में हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को मिला करके 7 सयानी बच्चियां थी घर में। तो ये देखिए मानवता थानाध्यक्ष महोदय की, उनको कहां से ये वर्दी का रोग था या सौरभ राय जी का उनको इंटेंशन निकालना था मुझसे, वो मेरे पत्नी को धक्का दे देते हैं। ये अमर्यादित व्यवहार का उनको किसने अधिकार दे? महिला पुलिस नहीं थी, वो एकदम एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। और उसके बाद ये तमाम तरह की गाली गुप्ता जो कि कहीं कोई कह नहीं सकता, उसका संविधान भी इन लोगों को अधिकार नहीं देता है, कानून भी नहीं अधिकार देता है। और इसके बाद मेरे पूरे परिवार के लोग डर गए, एक घर को खुलवाए। ये बताइए कि ब्रजेश यादव अगर अपने घर में छिपा रहेगा तो पर्स और बटुआ में भी छिपा रहेगा क्या? हाँ, अगर घर में ब्रजेश यादव पत्रकार है तो सामने आएगा। एक कमरे की तलाशी लिए और उसके बाद मेरी पत्नी चूंकि स्कूल का संचालन देखती थी, मैं भी रहता था, सहयोग करता हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि 30 सितंबर को स्कूल खुला था। पहली को जिस दिन पुलिस छापामारी करती है उस दिन रविवार था, स्कूल बंद था। तो 30 सितंबर को स्कूल पे 4300 रुपए फीस आई हुई थी। उस फीस में से जो रोज के खर्चे होते हैं, जैसे किसी गाड़ी में तेल भराना या फिर किसी को देना, वो खर्च हो गया था। वो खर्च होने के बाद 2300 रुपए बचे हुए थे जो श्रीमती जी अपने पर्स में रखी हुई थी। वो पर्स घर में रखा हुआ था। थानाध्यक्ष महोदय, मैं तो जेल से रिहा होने के बाद आया हूँ, तो मेरी पत्नी ने बताया कि थानाध्यक्ष महोदय उस पर्स को खोलते हैं। उसी रात आप जेल भी भेज दिए गए थे? नहीं, रात में नहीं, जैसे मैं तो गिरफ्तार हो गया प्रकरण उसी समय। मेरी पत्नी से मेरी भेंट तो जेल से रिहा होने के बाद न हुई, ये लोग घर पे भी कहाँ कोई वो किए। तो उसके बाद आने के बाद बताया कि थानाध्यक्ष महोदय ने पर्स में रखे हुए स्कूल के 2300 रुपए भी निकाल लिए। इस ढंग की पुलिसिया कार्रवाई हो रही है भाई। हम ये अच्छा, दूसरी चीज, अब उसके बाद हमको पता चलता है, मैं अभी स्कूल ही पे होता हूँ जहाँ वो मुझसे 7 बजे मिल के गए थे। अगर उनको मुझे गिरफ्तार करना था तो वो स्कूल पे भी आ सकते थे। इसके बाद मुझे कोई आके बताता है कि भैया आपके घर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो मैं जाता हूँ पता करने की क्या गाड़ी खड़ी है। तो ये हमको देखते ही अभी घर के बाहर मेरे पहुंचते ही जबरन टांग करके, जैसे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पेशेवर अपराधी हूँ या किसी माफिया या फिर किसी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी, मिल गया, ऐसा व्यवहार करते हुए गाड़ी में ठूंस देते हैं अपने। जैसे IPS अमिताभ ठाकुर को ले गए थे लखनऊ। बिल्कुल वही कहा था, एकदम सच आप कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। इसके बाद देखिए क्या होता है, थानाध्यक्ष महोदय जब मुझे लेकर के, मेरे घर से रानीपुर थाने की दूरी 10 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगा ही होगा, 20-22 मिनट। हाँ। ये गाड़ी में बैठते ही पहला सवाल हमको मतलब उटपटांग बोलते हुए कहते हैं कि तुमने सौरभ राय साहब के बारे में खबरें क्यों चलाई थी, तुम ऐसी खबरें क्यों लिखते हो कि जो पुलिस के अगेंस्ट जाती है। और उन्होंने कहा कि तुमको ये खबरें लिखना बंद करना होगा, नहीं तो तुमको मटिया मेट कर दी जाए। तो मैंने कहा कि उनसे बातचीत में हमने कहा कि श्रीमान जी, पत्रकारिता मेरा धर्म है और जनता अगर कहीं भी शोषित पीड़ित होती रहेगी तो उस बात को, आवाज को मुखर होकर उठाना, संबंधित को संज्ञान दिलाना हमारा काम है। और आपकी बातों को मैं अकेले काम नहीं करता हूँ पोर्टल, हमारे साथ अनुभवी लोगों की, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के लोगों की टीम है, पूरी टीम रहती है। और पूरी टीम के बीच में इस बात को रखूंगा कि आप लोग इतना रंज हैं
और टीम जो डिसीजन करेगी उस हिसाब से आगे विचार किया जाएगा। उसके बाद ये रास्ते भर कहते रहे, सेम वही भाषा ये कहते रहे। अब देखिए ताज्जुब ये हो रहा है कि जो सेम भाषा जो आपको आगे इस कहानी में आएगा कि सौरभ राय साहब इस बात की धमकी दे रहे थे, उस वही धमकी ये रास्ते भर देते गए कि तुम्हारा स्कूल गिरवा दिया जाएगा, तुम्हारा घर गिरवा दिया जाएगा, तुम्हारा भाई पर गैंगस्टर लगा दिया जाएगा, तुम्हारे भांजों को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पत्नी को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। खैर मैं पुलिस के गिरफ्त में था तो मैं बहुत क्या प्रतिकार करूं उनसे, क्योंकि वो जब उनकी नियत ही दुर्व्यवहार की है तो आप समझ सकते हैं मैं शांत रहने में ही भलाई समझा। कलम भी छीन लिया गया था एक तरह से जी। और इसके बाद फिर हमको रात में ले जा करके मेडिकल कराया गया रात को 2:40 में, और जो चिकित्सक मेरी जांच मेरे मुंह से फुकवा के सुन के बताया इंस्पेक्टर साहब को, जैसे कागज में ये रवाना हमको कर रहे हैं कांस्टेबलों के साथ और अपने मौके पर मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं, लिखा पढ़ी में सिपाही हमको ले गए हैं, लेकिन थानाध्यक्ष महोदय स्वयं लेके जा रहे हैं। और वहां डॉक्टर कह रहा था कि यह व्यक्ति शराब नहीं पिया है तो मैं कैसे लिख दूं। उसके बाद उस कमरे से मुझे बाहर करके, क्योंकि वो डॉक्टर मुझे पहचानता था कि ये पत्रकार है और समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो कैसे किसी को लिख दें, वो लगा। लेकिन उसको डॉक्टर